मयूर जानी ऑफिशियल में आप सभी का मैं आरिफ आलम बहुत स्वागत करता हूं। आज हम गयासुद्दीन शेख साहब जो गुजरात कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं उनसे बातचीत करेंगे। जब किसी भी राज्य या देश में एक ही पार्टी की सत्ता लगातार रहती है तो उसके नेताओं के अंदर एक टुंड मिजाजी का माहौल देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, वो लोग सत्ता के नशे में इतना धुत हो जाते हैं कि ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे खास समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों गुजरात के गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। गृह मंत्री को ये समझ में नहीं आता है कि वो पूरे गुजरात के गृह मंत्री है या सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गुजरात कांग्रेस के पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। गयासु भाई, जैसे गृह मंत्री ने जो बयान दिया, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं और कितनी बेचैनी उनके इस बयान से हो रही है? इनके बयान से ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आपने देखा कि जैसे ही लोकसभा के जून महीने की 4 तारीख को जब परिणाम आए और जिस तरीके से देश के सेक्युलर हिंदू और मुसलमानों ने और पछाड़ साथ में मिलकर के मतदान किया, 400 की बात करने वाले 303 भी बरकरार नहीं रख पाए और 240 पे आकर के सिमट गए। उसी वक्त कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या आप इस हालत को देख के भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदलेगी और कुछ सेक्युलरिज्म की तरफ वापस आ सकती है। उसी वक्त मैंने कहा था कि 2025 में आरएसएस के जो है 100 साल पूरे हो रहे हैं। इनके तमाम एजेंडा इन्होंने पार कर लिए हैं। अब ये पीछे आने की बजाय ये आगे जाएंगे और बिल्कुल कट्टरवादी नीतियों के ऊपर ये आमादा होंगे। उसी वक्त मैंने कहा था, क्योंकि इनका पीछे आने का तो कोई मामला बनता ही नहीं है। और उसका मकसद भी था कि जिस तरीके से देश में महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर और हरियाणा के चुनाव थे, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए वक्फ का झुंझुना लेकर के ये आए। उसके पीछे का एक ही कारण था कि पूरे देश में वक्फ के नाम पे हिंदू समाज को भड़काया जाए और वो भड़काने में कामयाब भी रहे। दूसरा, प्रधानमंत्री खुद बोलने लगे बेटी भगा के ले जाएंगे, मंगलसूत्र भेज चुरा जाएंगे। राज्य के देश के गृह मंत्री खुद बैठे हैं पश्चिम बंगाल में और वो मिथुन चक्रवर्ती नाम का चक्रम, वो वहां पे मुस्लिम समाज को खुली धमकी देता है। भगवा पहना हुआ रामगिरी महाराष्ट्र में खुलेआम अफसर की शान में तौहीन करता है। विदेश राणे जो 2.5 फुटिया है, जो कार्टून को सही बोलना भी नहीं आता है, वो बिल्कुल भड़काऊ भाषण देता है। तो यानी जिस तरीके से इतनी सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने चुनाव को जीतने के लिए इस मामले को उठाया और अभी भी इनको बताया कि देश की आवाम इनके खिलाफ है। अगर देश में मुसलमान का मीम या एम अगर साइड में हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 1987 के अंदर जो 2 सीट थी वो भी बरकरार नहीं रख पाएगी, 2 में से भी 1 हो जाएगी। संघवी का जो बयान कल का देखा आपने, उसको कैसे आप देखते हैं? लव जिहाद का मामला उसमें था, गौ हत्या का मामला उसमें था, बुलडोजर का मामला उसमें था, मंदिर चोरी का मामला उसमें था। इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये करके बताइए। ये जो है, बिल्कुल मैं इसकी आपको पूर्व भूमिका बता रहा था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ऊपर प्रधानमंत्री से लेके राज्य का गृह मंत्री तक ये बातें कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, मैं आपको इसकी जो पूर्व भूमिका में बता रहा था। अब जो कल उन्होंने बात की, पहली बात की उन्होंने लव जिहाद की उन्होंने बात की कि कोई सलीम सुरेश बन करके शादी करेगा तो उसको बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा। अगर कोई छेतरपिंडी करता है, छल कपट करता है और गुमराह करके शादी करता है तो उसके सामने कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि एक मर्तबा हम ये समझ लें कि मोहब्बत के वक्त जब प्यार होता है आदमी को, या कॉलेज या स्कूल के दौरान, तो उस वक्त वो नाम अपना छुपा सकता है, अपना धर्म छुपा सकता है। लेकिन शादी जब होती है तो कोर्ट कार्रवाई से होती है, कलेक्टर के अंदर जाना पड़ता है ऑफिस में और वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो सब चीजें खुल गए। तो ये कहना
कि धर्म छुपा के और जाति छुपा के शादी की, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। प्यार हो सकता है छुपा के, पता ना हो जब, लेकिन शादी जब होती है, जब सब चीज खुल करके आ जाती है। लेकिन हो अब ये रहा है कि जहां कहीं भी ये से मामले बनते हैं, खुद गृह मंत्री का आप कल इंटरव्यू देख लें, गृह मंत्री ने खुद ने कल ये कहा है कि हिंदू लड़की है जो मुस्लिम के साथ गई थी शादी के लिए भाग करके, उनको परिषद यानी कौन, विश्व हिंदू परिषद, बोले हमारी संस्थाएं यानी कौन, कट्टरवादी संस्थाएं, बोले जाकर के वापस लेके आइए। तो ये गृह मंत्री का जो कल उनका ही वक्तव्य बता रहा है कि जब ये संस्थाएं जाती है, ये संस्थाएं उनको लेकर के आती है, तो ये संस्थाएं उनके पास से ये निवेदन भी कराती है। यहीं पे एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर वो हिंदू लड़कियों की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लड़कियों को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। एक आंकड़ा भी बीच में आया था, कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने इस पे काम भी किया था, लेकिन मुस्लिमों के तरफ से इस तरीके की कोशिश नहीं की जा रही है, आपको लगता है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मैं कि मुस्लिम समाज ने कभी भी कट्टरता से काम लिया ही नहीं है। भारत देश का संविधान, भारत देश की कानून प्रणाली बताती है कि हर पुख्त व्यक्ति को अपने शादी जो करने, मैरिज, उसको करने का अपनी पसंद से अधिकार है। यानी मुस्लिम समाज ने कभी भी इस पे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है, समझाने की इसकी कोशिश अपने हर आदमी को, हर माँ बाप ये चाहेगा कि चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम, कि हमारी बच्ची किसी गैर मजहब के अंदर ना जाए, क्योंकि उसके बाद उनके जो दूसरे भाई बहन है उन पे भी सवाल पैदा होते हैं और सामाजिक आबरू भी खराब होती है। जबकि ये कोर्ट ने, जो कानून ने हमको मंजूरी दी हुई है कि मुक्त व्यक्ति अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति और हिंदू मुस्लिम दोनों की जो सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति है, तो किसी भी तरीके से लोग अलाउ नहीं करते। इसलिए सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या का इलाज सामाजिक तरीके से हो सकता है। मैंने विधानसभा के अंदर भी मैंने पूरे आंकड़े दिए थे तत्कालीन गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा को, कि आप ये लव जिहाद की बात कर रहे हो, तो 108 मुस्लिम लड़कियां एक साल में हिंदू समाज के साथ धर्म परिवर्तन करके गई है, तो ये कौन सा जिहाद है? भी कल के भी जवाब में मैं इनको कहता हूं कि ये कह रहे हैं, तो ये पिछले 2 साल के अंदर 200 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म अंगीकार करके शादी हिंदू लोगों के साथ की है, तो उसको तो आप कह रहे हो कि लव जिहाद। अगर सलीम सुरेश की बात, इसको तुम कौन सा जिहाद कहोगे? तुम एक तरफा बात इसके अंदर तुम क्यों कर रहे हो? और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि हम इस चीजों को रोकेंगे, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हो कि जो धार्मिक, जो भगवा पहन के जो संस्थाएं काम करती है, वो कहती है कि तुम मुस्लिम बेटी को लेकर के आओ, 2.5 लाख रुपए हम तुमको देंगे। वो कहते हैं कि तुम मुस्लिम बेटी को भगा के लाओ, हम तुमको रहने का रिहाइश, तुमको मकान देंगे। तो एक तरफ तुम लव जिहाद का किसी एक समाज को टारगेट करके निशाना बना रहे हो, और दूसरी तरफ ये जो हो रहा है इसमें तुम्हारी आंखें क्यों बंद है? यानी एक ये सामाजिक बुराई है और इसको सामाजिक तरीके से हल करना चाहिए, जबकि गृह मंत्री का बयान कुछ दूसरे तरीके से। उनका काम अभी जो आने वाली नगर पालिका और अगले साल के जो महानगर पालिका के चुनाव है उसको मद्देनजर, क्योंकि जनवरी महीने में चुनाव होने वाले हैं और इनको पता है कि नीचे से जमीन इनके खिसक रही है, तो ये कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये हमेशा ऐसी ही बातों में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण और चुनाव को जीता जा सके। ये पूरा का पूरा जो इनका फंड है चुनाव जीतने के लिए। अच्छा, एक दूसरी चीज उन्होंने कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है, लेकिन उनका कहना है कि जब भी ऐसी गैर प्रवृत्तियां होंगी तो बुलडोजर दादा का फिरेगा और जरूर फिरेगा। उन्होंने सूरत का भी नाम लिया, अहमदाबाद का लिया। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है? सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि आपको जहां डिमोलिशन करना है उनको नोटिस देनी पड़ेगी, उनके आधार पुरावों को बराबर आपको कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ेगा, और उसे के बाद ही तुम कोई कार्रवाई करोगे। और जो मैटर कोर्ट में चल रही है, जब तक कि उसका जजमेंट नहीं आता है, आखिरी आदेश नहीं आता है, वहां तक तुम कोई प्रक्रिया नहीं करोगे। जैसे सोमनाथ की भी कल उन्होंने बात की, सोमनाथ में ज्यादा नहीं बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट का मैटर पेंडिंग है, लेकिन सोमनाथ के मामले में भी जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना तो यही तो है कि हमारी मैटर कोर्ट में चल रही है, कोर्ट का आखिरी आदेश नहीं आया है। कोर्ट का आखिरी आदेश आने के बाद ये प्रक्रिया हो, डिमोलिशन हो, उससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है, लेकिन आखिरी आदेश नहीं आया। दूसरा कि कहीं पर भी कोई घटना होती है या डिमोलिशन करना है, तो आप उनको, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है अभी महीने पहले ही कहा है
कि तुमको उनको कानूनी प्रक्रिया से उनको नोटिस देनी पड़ेगी, उनको पूरा वक्त देना पड़ेगा उनके बचाव को डॉक्यूमेंट रखने का, और उसके बाद भी अगर प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं तो उसको तोड़ना चाहिए। हम भी खुद भी गैर कायदेसर इलीगल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए। अब जो कच्छ के अंदर जो इन्होंने बिल्कुल जो तमाम जगहों पे, यानी इन्होंने जो वहां पे जो डिमोलिशन किया, मैंने उसमें ये कहना है गुजरात सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाइडलाइन है और लगभग वो फॉलो होती है कि 2010 तक जो लोग वहां रह रहे हैं, और सर्वे में जब जो सरकार की विविध एजेंसी सर्वे करती है उसमें 2010 के अगर उनके पास एविडेंस पुरावे हैं तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए आपको, और वैकल्पिक व्यवस्था देने के बाद ही तुम्हारे डिमोलिशन करना चाहिए। तो 50 साल 60 साल से ज्यादा से जो लोग रह रहे थे कच्छ में और पूरे गुजरात में, क्या तुमने उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी? इसलिए नहीं दी कि वो एक धर्म विशेष है। तो ये बात सवाल ये है, ये लीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने का नहीं है, इलीगल पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तक, आज इंसान को, आदमी को जब फांसी की सजा भी अगर किसी नागरिक को होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति को दया कैरी कर सकता है, तो इसमें तुम कैसे डायरेक्ट डिमोलिशन कर सकते हो? बुलडोजर नीति पर सवाल जब अगर हो रहा है तो अहमदाबाद में देखें बहुत सारी जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एक खास समुदाय के लोगों को ही बार बार टारगेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है? भेदभाव की नीति तो उसमें है, लेकिन आपके माध्यम से मैं मुस्लिम समाज को भी ये कहना चाहूंगा कि ले भागू बिल्डर, चिटर लोग सरकारी जगहों पे, दूसरे ऐसी जाहिर मार्ग ऐसी जगहों पे, वो गरीब मुसलमान को पता नहीं है, वो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, वो बना के बेच के चिटर भाग जाते हैं, आखिर में भुगतना उनको पड़ता है। तो समाज भी कम से कम जहां कहीं भी प्रॉपर्टी, जैसे फतेहवाड़ी की घटना हमारे सामने आई थी, बराबर, अब उसमें क्या तुम कर सकते हो? किस तरीके से नालों पे, नदी पे, हर जगह बना के छोड़ दिया। ये सब अपने बाप का माल थोड़ी है। जिस तरीके से तुम कम से कम ये तो सोचो, तुम तो माल कमा के चले जाओगे, लेकिन वो गरीब पूरी जिंदगी की जो उसकी मूड़ी है वो कहां जाएगी? तो उनको भी चेक करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जिसमें के मैं किसी का अंधा बचाव नहीं करूंगा, लेकिन उसमें हमारी भी कमी पेशी उसमें है। हमको भी जब पैसा दे रहे हैं तो बिल्कुल आंखें मूंद करके उनको थैली जाके नहीं दे देनी चाहिए। तो ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और तंत्र और सरकार है हमारे खिलाफ है, उसमें कहने की जरूरत नहीं। धर्म विशेष के लिए सब कायदे हैं, सब कानून है। हमको फतेहवाड़ी का इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखता है, लेकिन नारोल से लेकर नरोड़ा तक 25 लाख इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वहां उनको दिखाई नहीं देता है। उनको सिर्फ जुआपुरा दिखता है, रामोल दिखता है, वटवा दिखता है। तो यानी भेदभाव तो है, लेकिन ऐसे माहौल में भी हमको ये चीजों का हमको भी ख्याल करना चाहिए कि जहां कहीं पे भी हम हमारी खून पसीने की कमाई दे रहे हैं तो कम से कम ये तहकीकात तो कर ले। क्योंकि मैं तो उनको बिल्डर नहीं कहूंगा, बुटलेगर कहूंगा, क्योंकि ज्यादातर बुटलेगर बिल्डर बन गए। हर्ष संघवी ने जो बयान दिया उसमें एक मुद्दा ये भी था कि गौ तस्करी, गौ हत्या, इस पर हम सख्त कानून बना रहे हैं और जमानत भी नहीं होगी आरोपियों को। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, गौ तस्करी के मुस्लिम समाज खिलाफ है। हमको ये पता है कि हमारे बड़े भाई समान जो हिंदू समाज है उसकी आस्था गाय और गौवंश में है। उनका ये मानना है कि गाय और गौवंश में लाखों देवी देवताओं का वास है, उनकी धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, इसलिए मुस्लिम समाज भी उनकी इस भावना का आदर करता है और कभी भी गाय और गौवंश की कत्ल नहीं करता है। ये कत्ल होती भी थी तो वो जो करने वाले वो परप्रांतीय टोटकी थी, बाहर से आए हुए कुछ ये जो थे, और उसमें ज्यादातर हरियाणा के हिंदू लोग थे जो रातों को गायों को चुरा लेते थे। और किस तरह होता था ये? पुलिस की मिली भगत से होता था। 20-20 लाख के पुलिस को हफ्ते जाते थे इसके अंदर, और वो जो जब उसका जो गोश्त है, उसका जो मटन था, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी, वो कमल के जो भाजपा का सिंबल है उसकी लगी हुई गाड़ियों के अंदर इसकी हेरफेर होती थी। तो यानी, और ये लोगों को इस पर बात करने का अधिकार ही नहीं है। भारत देश विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे है। इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे हजारों करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी बीफ एक्सपोर्टर के पास से लेती है। डबल मुंह की बात करते हैं, एक तरफ तो वहां से पैसा लेते हैं। हम कहते हैं कि गाय और गौवंश की कत्ल हो तो वो कड़क से कड़क सजा उनके खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि वो प्रूफ हो। कहीं पर भी गोश्त पकड़ा जाए, मटन पकड़ा जाए, अभी तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा भी नहीं है, उसका रिपोर्ट भी नहीं आया है, और कह देते हैं कि गौ मांस है। हिंदू समाज की भावना भड़कती है। फिर बाद में अभी गोधरा में 15 दिन पहले सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई ये आरोपियों पे केस गलत है। गोश्त जो था
वो गाय का नहीं था, भैंस का था। इसका उनको निर्दोष छोड़ते हुए आरोपियों को ये कहा कि पुलिस के सामने गलत एफआईआर करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कहना इतना ही है कि ये जो गौरक्षक के नाम पे गुंडागिर्दी करने वाले लोग, पैसे उगराने वाले लोग, जीव दया के नाम पे, उनकी मिलीभगत से जितनी भी इलीगल प्रवृत्ति होती है, उनके हत्या के बगैर कुछ नहीं होती। जो इनकी भगीनी, ये हर संघवी की भगीनी संस्था है इनकी पार्टी की। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुगल को तो मुगल कालीन, मुगल बादशाहों को हमेशा विलन बता रही है सरकार, लेकिन मुगल एक ऐसा बादशाह था जो उसने अपने रियाया से, अपने अवाम से कहा था कि आप अपने हिंदू भाइयों की वजह से आप गाय का गोश्त ना खाएं। तो एक मिसाल ये भी है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उस वक्त भी गाय का गोश्त खाने से परहेज करते थे। तो वो चीजें आज यहाँ पर एक मिसाल पेश करने की जरूरत है कि मिसाल कैसे पेश करोगे? देश के इतिहास को बदला जा रहा है, विकृत मानसिकता को फैलाया जा रहा है। अच्छी बातें जो हुई है, आज आप आजादी की बात ले लो, तो हिंदुस्तान की आजादी की नींव किसने डाली थी? यही जमीयत उलमा हिंद है। यही जो सब तहरीकें जो चली थी रेशमी रुमाल वाली, कौन थे ये? सब उलमा इकराम थे। ये पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कौन है? इन्होंने, आज भी इंडिया गेट पे चले जाओ, आपको हजारों नाम दिखेंगे मुसलमानों के जिन्होंने आजादी में शहादत दी है। तो इन सब चीजों को छुपा करके, सिर्फ विकृत चेहरों को ही बता करके, ये राजनीति, डर की, खौफ की राजनीति करके हिंदू समाज के साथ, मैं मानता हूँ हमारा तुष्टिकरण की बात करते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज का तुष्टिकरण करती है। अहमदाबाद में लगातार देखा गया आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं बढ़ती जा रही हैं, उसमें मंदिर चोरी का भी एक मसला था। संघवी ने अपने बयान में उसको भी उछाला और उसमें एक मुस्लिम आरोपी था, उसका नाम भी लिया। इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे, क्या है? सनातन धर्म की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदुओं को सुरक्षित रखने की बात करने वालों के राज में हिंदू मंदिर सलामत नहीं है। इन्होंने खुद गृह मंत्री ने कल कहा कि 84 मंदिरों में चोरी हुई है, उसमें सिर्फ एक मंदिर में आरोपी मुस्लिम था, सिलेक्टेड आरोपी को लेकर के हुआ पकड़ है, तो बाकी के 83 मंदिर में किसने चोरी की थी? वो भी तो कहो तुम। हम खुद कहते हैं कि चोरी मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, आम जगह पे भी नहीं होनी। चोरी, धूल, लाट, धाड़, लूट, ये सब गुनाह है। लेकिन एक सिलेक्टेड बात को लेकर के मैं ये मानता हूं कि गृह मंत्री बचकाना हरकतें कर रहे हैं। ये बड़बोले गृह मंत्री है, ये फिल्मी डायलॉग बोलने वाले गृह मंत्री है। सबसे गुजरात के अगर विफल कोई गृह मंत्री आज तक गुजरात के इतिहास में कोई आया है तो वो हर्ष संघवी है। सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति अगर कहीं खराब है तो सूरत में है, जो सूरत गृह मंत्री का गृह राज्य है। सबसे ज्यादा इनके खुद के दोस्त, इनके सपोर्टर ड्रग्स बेचते पकड़ा। आज तुम ड्रग्स में देखो गुजरात नंबर 1 पे चला गया। अब तो ये था कि पहले पाकिस्तान से, अफगान से, केनिया से, कंट्रियों से हमारे यहाँ पे जो था वो ड्रग्स आता था। अब तो ड्रग्स जो है, जो आप देख रहे हैं, वो ड्रग्स मेड इन गुजरात है, यही बन रहा है, यहीं से जा रहा है। जो पकड़ा जाता है वो तो बहुत छोटी मात्रा में है, और जो नहीं पकड़ा जाता है वो बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि ये जो है, ये ड्रग्स का जो मामला, अभी जितनी भी बंद पड़ी हुई मेडिकल, जो ये जो इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री थी, दवाई बनाने वाली जो फैक्ट्री थी, उसके अंदर आज कितनी फैक्ट्री पकड़ी भी गई है, लेकिन आज भी वहां पे ये काम चल रहा है कि ये यहाँ पर जो है ये दवा को, यानी ये एमडी इसको बनाया जाता है, और अब तो गुजरात से ही ये सप्लाई हो रहा है। और इतना बड़ा दूषण ड्रग्स का फैल गया है कि घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ड्रग्स गुलाब बिक रहा है। रोज खून हो रहा है, रोज धाड़ हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है। 3 साल की बच्ची भी बलात्कार होता है। एक नवरात्रि के दौरान एक लड़की जाती है, वो बैठी होती है अपने, उसके एक युगल बैठा होता है, उसके साथ बलात्कार। लेकिन उस बलात्कार के अंदर भी सिलेक्टेड कहीं पर अगर मुस्लिम आरोपी है तो उसी बात को उछालना, बाकी की बातों को नहीं। यानी ये इनका दोगलापन है, इनका दोहरापन है। ये लोग बस किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम को ध्रुवीकरण की राजनीति करके सिर्फ चुनाव जीतने का इन्होंने इसको माध्यम बना लिया। लेकिन मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि भारत की आवाम को सैल्यूट है। भारत के अंदर जो 2010 से लेकर 2014 से लेकर 2024 तक जिस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति चली, चैनल खोलो, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, देश में कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। उसके बावजूद देश की जनता ने समझदारी बताते हुए 10 साल के इनके जो एजेंडा जो था,
इनकी जो मेहनत थी उसमें पानी फेर दिया। 400 की बात करने वालों को 303 पे भी नहीं 240 पे ला करके ठहरा दिया। तो ये थे गयासुद्दीन शेख साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि बीजेपी के नेता चुनाव में सिर्फ और सिर्फ फायदा लेने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता इनके मुद्दों को, इनके मसलों को सही तरीके से जानती है और इसीलिए 10 साल के अरसे में ही इनको अर्श से फर्श पर लाने का भी काम कर दिया है। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसे साझा जरूर करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप तमाम का धन्यवाद।